चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले तो देखिए, आप लोगों को आज की प्रैक्टिस क्लास रहने वाली है जिसमें जीके की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं दरअसल आपके रेलवे के जो हो चुके क्वेश्चन रहेंगे उनका पुराना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के लेके आया हूँ। जो आ चुके हैं, एक बार ये आ चुके हैं, वही आपके पुराने क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। आप सभी लोग बैठ जाइए। ओए राकेश रामलाल, ना वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा इंसान। क्या साबित क्या करना चाह रहा है आखिरकार? ठीक से बैठ जाओ मूर्ख। ठीक है, हाँ बैठ जाओ। नहीं, उधर ही बैठा रहने दो उसको, बैठे रहो बैठे रहो। बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, तो बैठ जाए शांति से आप लोग, अच्छे से बैठे और एक क्लास को पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये आरआरबी यानी कि रेलवे के लिए या ग्रुप डी में आने वाले जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे आपके, इसमें सारे के सारे दिए गए हैं। लगभग आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली। जिसने अभी ग्रुप डी का फॉर्म डाला होगा उसके लिए बहुत ही शानदार क्लास होने वाली, बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगी। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। और ये अग्निवीर का बैच चल रहा है, आप सभी को मालूम ही होगा। जो भी विद्यार्थी अग्निवीर का बैच ज्वाइन करना चाहता है तो शाम का समय रहता है, दोपहर, शाम नहीं सॉरी दोपहर, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक जाता है, जिसमें आपका मैथ ऋषभ सर पढ़ाते हैं, साइंस राजीव सर, और जीके मैं ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, यानी मैं, ठीक है, अजय सर यानी कि मैं एमजी क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूँ। चलिए अब आइए जरा, तो थोड़ा सा मोटिवेशन किन के अनुसार, इनके अनुसार। इनका नाम है एलन मस्क। क्या नाम है? यह अमेरिका के बड़े उद्योगपतियों में से एक है। और एक्स, ट्विटर का नाम बदला था इन्होंने, एक्स कर दिया, स्पेस एक्स इनकी एजेंसियां हैं। ये एआई के लिए जाने जाते हैं, ये टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कंपनी रही है टेस्ला, उसका भी ये फाउंडर है। ठीक है, तो इनके द्वारा कहा गया है कि ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं, बदलाव लाने की सोच रखते हैं। कि बदला नहीं लेना है, बदलाव लाना है। आप सोचिए जरा कि आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, उसमें आसपास के लोग हैं जो आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। आप सोचें कि आप भी उन्हीं के साथ व्यवहार वैसा करने लग जाएं, तो ये क्या है? बदला है। इससे दोनों एक जैसे बन जाओगे। इसका मतलब कि हम ऐसा क्या काम करें कि वो जो हमसे पहले जलते थे या हमसे किसी प्रकार की ईर्ष्या रखते थे वो हमसे प्रेम करने लग जाए। तो ये बदलाव लाने की कोशिश करें। इस पे गांधी जी का भी एक विचार आता है कि यदि आंख के बदले आंख ले ली जाए तो आज जो जितनी भी दुनिया है वो अंधी क्या हो जाएगी? एक आंख से अंधी हो जाएगी। होगी कि नहीं? मान लो उसने, किसी ने आपकी आंख फोड़ दी, आपने उसी की भी आंख फोड़ दी, फिर ऐसे ऐसे करने लग गए तो केवल एक आंख का व्यक्ति बचेगा। इससे अच्छा है कि आंख के बदले आंख नहीं करने, ये याद रखेगा, वरना आधी दुनिया अंधी हो जाएगी। ये चीज समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहां से पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? मतलब ऐसा कौन सा वह नेशनल हाईवे है जो दिल्ली को, कहां गया, दिल्ली और कलकत्ता को वाराणसी के रास्ते पर जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH2। कौन सा हो जाएगा? NH2। यह वो रास्ता है, नेशनल हाईवे 2, वह रास्ता है जो दिल्ली और कलकत्ता के रास्ते वाराणसी को जोड़ने का काम करता है। और इसे आज वर्तमान में NH11 के नाम से जाना जाता है। इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, इसे क्या कहा गया? NH11 के नाम से इसे जाना जाने लग गया। अभी इसका नाम परिवर्तित है क्योंकि इसमें जैसे ही दूसरा रास्ता जुड़ा, इसका नाम परिवर्तित कर दिया। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? यह बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, लगाइए जरा आंसर, कौन हो सकता है इसका? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भील। कौन सा हो जाएगा? मूर्खो, मध्य प्रदेश का है गौंड जनजाति। किसकी है? मध्य प्रदेश। यदि पूछा जाए आपको कि एमपी की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो कौन सी हो जाएगी? गौंड जनजाति। और यदि आपसे पूछा जाए कि भाई भारत की सबसे बड़ी कौन सी जनजाति है, तो भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सी जनगणना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा ट्विन सिटी नहीं है?
नहीं है। क्वेश्चन यहां पर ध्यान देना अपने को सबसे ज्यादा कि क्या पूछा गया, नहीं है। इनमें से ऐसे कौन से दो शहर हैं जिन्हें हम जुड़वा शहर नहीं कहते हैं? तो आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, हैदराबाद सिकंदराबाद जुड़वा शहर हैं, दुर्गापुर और आसनसोल जुड़वा शहर हैं, कोलकाता और हावड़ा जुड़वा शहर हैं, लेकिन दिल्ली और नई दिल्ली जुड़वा शहर नहीं है। दिल्ली और नई दिल्ली जुड़वा शहर नहीं है, इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुड़वा शहर का तात्पर्य मतलब वैसे की वैसे स्ट्रक्चर वाले जो शहर होते उनको जुड़वा शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? जो कर्क रेखा होती है और जो मकर रेखा होती है, इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अच्छा, मकर रेखा कर्क रेखा आप लोग देखा होगा, ये आपकी बात नहीं करें प्लीज आप। अगर हम बात करें ग्लोब हो गया, ग्लोब के बीचों बीच जो खींची जाती है उसे बोला जाता है इक्वेटर, या उसे बोला जाता है क्या, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, ठीक है। ऊपर होती है आपकी कौन सी, कर्क रेखा, नीचे होती है मकर रेखा, होती कि नहीं? अब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के यानी इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, सुएज नहर किन किन दो या किन किन को जोड़ने का काम करती है? ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से आ गया कि सुएज नहर जो रहेगी वो कौन से दो सागरों को जोड़ने का काम करती है? बताओ हृदय। वेरी गुड। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। कहां गया भाई पहले ही क्वेश्चन? पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई भूमध्य सागर को यह लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। कौन सी नहर? सुएज नहर करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को जोड़ने का काम करता है? 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को जोड़ने का काम करता है? तो कौन से दो राज्य या दो देश हैं जो एक दूसरे को जोड़ते हैं और उस बाउंड्री को या उस क्षेत्र को हम बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट? देखिए, भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसे हम बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, यानी इसके बीच की जो रेखा है उसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, ठीक है। और जो भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है वो कौन सा कहलाता है? मैकमोहन रेखा, ठीक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान को जो जोड़ने का काम करता है, जोड़ता है? ये जोड़ता ही नहीं है, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, ठीक है। फिर आपका कौन सा बांग्लादेश और भारत को जोड़ने का जो काम करता है 3 बीघा कॉरिडोर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश और भारत, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान को कहां जोड़ेगा बांग्लादेश? बांग्लादेश पृथक हो चुका है। बांग्लादेश और जो पाकिस्तान पहले हुआ करता था पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, फिर हुआ यूं कि 1971 में बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था वो बांग्लादेश बन गया था। ज्ञात हो सब लोगों को, पढ़ा रहा था पश्चिम बंगाल तब बताया हुआ था मैंने इसके बारे में कि जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था उसे बांग्लादेश में कन्वर्ट करा दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, उसको स्वतंत्रता दिला दी गई थी और पृथक राष्ट्र के तौर पर उभर के आया था ना। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास के स्थलों को क्या कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका यानी नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है, और इनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पंपास घास के मैदान। क्या कहा जाएगा उनको? पंपास घास के मैदान कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका, मैं मैप लाना भूल गया क्या? इसमें मैप होगा एक, मैप में जरा समझा देता हूं। वर्ल्ड मैप देख ही नहीं रहा इसमें, ये क्या चीज है? ठीक है, ये मैप को देखो जरा, मैं बता रहा हूं। उसमें देखेगा क्या? ये देखो, ये वाला जो क्षेत्र होता है, इतना क्षेत्र, यहां पर आपको देखने को मिलेगा पंपास घास के मैदान, यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। कहां मिलेगा आपको? दक्षिण अमेरिका, यहां पर देखने को मिल जाता है पंपास घास के मैदान, यहां पर देखने को। अच्छा, अभी अपन ने पढ़ा था सुएज नहर
कौन से दो सागरों को जोड़ने का काम करती है? तो देखिए जरा, ये वाली जो नहर होती है इधर से निकलती है, सुएज नहर ये है, और ये नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को भूमध्य सागर को, ये रहा लाल सागर, ये इसके लाल सागर कहा जाता है, तो लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। समाप्त हो गई। कुछ नहीं हुआ, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो देख लिया, आगे देखो। अगला क्वेश्चन रहेगा, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? अब पृथ्वी की क्रस्ट, क्रस्ट से मतलब है कौन सा वाला भाग? सबसे ऊपरी वाला हिस्सा। क्रस्ट, कोर, मेंटल, तीन हिस्से होते हैं पृथ्वी के। कितने हिस्से होते हैं? तीन हिस्से होते हैं। जैसे देखो जरा समझो, यहाँ पर ये रही पृथ्वी। अब पृथ्वी के ऊपर इतना काट लो पहले, तो इतना काट लिया मतलब कि ये निकाल लिया मैंने ये वाला भाग। तो इसमें तीन हिस्से निकालेंगे, एक, दो और तीन। ये वाला जो हिस्सा होता है इसे बोला जाता है क्रस्ट, ये जो होता है मेंटल, और ये कहलाता है कोर। इन तीनों में अलग अलग चीजें पाई जाती है। तो इसमें ऊपर वाले हिस्से में पूछा गया है कि भाई प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है, तो इसमें नीफे पाया जाता है। नीफे यानी कि निकेल और आयरन। तो इसमें कौन सा दिया गया? आयरन यानी लोहा। कौन सा दिया गया? लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लोहा धातु पाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? यानी एक ऐसी श्रेणी या ऐसा कहते हैं कि क्रम जो दो महाद्वीपों को अलग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? महान श्रेणी बोलते हैं। तो वो कहां पर आपको महान विभाजक श्रेणी कौन से दो महाद्वीपों को या महाद्वीप में स्थित रहेगी? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, या कौन सा? दक्षिण अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में आपको स्थित देखने को मिल जाएगी महान विभाजक श्रेणी। अगला क्वेश्चन, इंद्रावती, प्राणहिता और सबरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, ये नदियां पढ़ा के आया हूं। प्राणहिता नदी पढ़ाई हुई है मैंने, आपको इंद्रावती नदी पढ़ाई हुई है मैंने, और आपको सबरी नदी बताई हुई है। तो ये निम्नलिखित में कौन सी नदी की उपनदियां मानी जाती हैं? कौन सी एक नदी है जिसकी उपनदियां हैं? तो कौन सी हो जाएगी आपकी? गोदावरी नदी की। इसकी क्या है? ये सहायक नदियां हैं। क्या हो जाती है? सहायक नदियां हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस राज्य में स्थित है? यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी के बीचों बीच निकला हुआ ऐसा द्वीप है जो कि आपका 29 किलोमीटर में फैला हुआ है। 29 किलोमीटर में पूरे एरिया में फैला हुआ है, इतना बड़ा है, इसलिए इसे विश्व का या संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया। तो यह कौन से राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये भारत में ही है और विश्व का है पर भारत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताया हुआ है मैंने कई बार। लगाओ लगाओ जरा, इसका आंसर लगाओ, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम। कौन सी नदी अगर कभी पूछा जाए, देखिए असम राज्य हो जाएगा। नदी की यदि बात की जाए तो नदी हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा, कभी इसका एरिया पूछ लिया जाए कि कितना बड़ा द्वीप है, तो हम बात करेंगे 29 वर्ग किलोमीटर। 29 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये पूर्ण रूप से आज वर्तमान में ये जिला है, वर्तमान में इसे जिला घोषित किया गया है। तो असम का एक जिला है पूरा का पूरा, इतना बड़ा द्वीप है, नदी के बीचों बीच निकला हुआ है जिला पूरा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? तो असम में रहेगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कारगुली किसके लिए विख्यात है? मतलब स्थान का नाम है कारगुली, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका स्वर्ण उत्पादन के लिए, उत्तम जलवायु के लिए, शिक्षा के केंद्र के लिए, या मुर्गी पालन के लिए? तो इसका आंसर लगाइए 12 का क्या हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया का कारगुली किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए जाना जाता है?
तो किसके लिए? मुर्गी पालन। मूर्खो, मुर्गी पालन करेंगे वो उधर पर, स्वर्ण उत्पादन के लिए। किसके लिए जाना जाता है? यहाँ पर सोना निकलता है, गोल्ड माइनिंग की जाती है, ठीक है, तो सोने के उत्पादन के लिए जाना जाता है। हाँ हाँ, देख लो गूगल पर, करो करो गूगल। क्यों कर रही है? आगे देखो। अगला, शू नहर जोड़ती है, नाम तो पहले सुना ही होगा, शू, यानी ये तो चाइना जाएगा जापान जाएगा, दो राज्य अपन मान सकते हैं। शू नहर जोड़ती है तो तुरान और ओंटारिया को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, और सुपीरियर और ह्यूरन को। तो किसको जोड़ने का काम करती है जो शू नहर है? मूर्ख लड़की। सुपीरियर झील और ह्यूरन को जोड़ने का काम करती है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र का निम्न में से कौन सा संगठन बनता है? ये बहुत क्वेश्चन है भाई कि जो स्थलाकृतिक मानचित्र बनाया जाता है तो वह कौन बनाता है या संगठन कौन बनाता है? तो कौन सा? भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। तो इसका आंसर लगाओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या है? कौन बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण विभाग। इसका भौगोलिक चीजों का मानचित्र मतलब भौगोलिक स्थिति, उसको दर्शाने का काम करता है। ठीक है, चलाओ मोबाइल, चलाओ आगे आ जाओ। यहाँ ये भारतीय मानक समय किस रेखांक पर अपनाया जाता है? मतलब कि जो भारत का समय मानक रेखा लिया गया है वह कौन से डिग्री पर लिया जाता है? तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांक, यानी कि आपका पूर्वी रेखांकन, इससे लिया गया है। 82.5 डिग्री पर ही क्या निकलता है? हमारा समय मानक रेखा, जो कि कहां से लिया गया है? भारत के नैनी से लिया गया है। इलाहाबाद के पास में पड़ता है नैनी जगह, वहां से लिया गया। और कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि समय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से होकर गुजरती है समय मानक रेखा? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, सॉरी झारखंड आएगा इसमें, हाँ नहीं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आता है इसमें, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आ जाता है इसमें। क्या राजस्थान आ जाएगा? मूर्ख कहेंगे। मूर्ख, यहां से निकलना होता है उसको, राजस्थान उस तरफ कैसे चला जाएगा? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर समय मानक रेखा गुजरती है। वो मुझे लग रहा है वो कर्क रेखा की, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है भैया, 5 से नहीं गुजरती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? मतलब सूर्य की सीधी किरणें, इनमें से कौन से शहर को सीधी नहीं मिल सकती? तो इनमें से कौन सा राज्य होगा? तो कौन सा हो जाएगा? श्रीनगर, क्योंकि भाई ये उत्तर में स्थित है और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी की सीधी, तो वो पड़ती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा से बहुत ऊपर है भाई, ठीक है, कर्क रेखा से भी ऊपर है, तो लंबवत यहाँ पर कभी नहीं आने वाली है, तो ऊर्ध्वाधर किरणें यहाँ पर नहीं पड़ेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर कहां पर स्थित मिलेगा आपको? कौन सी नदी किनारे पर है? अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, गंगा? बताओ बताओ, जल्दी बताओ इसका आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा, यानी कि इस नदी पर स्थित है। ठीक है, बद्रीनाथ आपका ये मंदिर पड़ेगा कहां पर? यूके में। यूके मतलब उत्तराखंड। ठीक है, कहां पड़ जाएगा? बद्रीनाथ के साथ साथ एक मंदिर और यहां पर प्रसिद्ध है जिसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ, तो ये मंदिर भी पड़ेगा आपका उत्तराखंड में पड़ जाएगा। ठीक है, 2 प्रसिद्ध मंदिर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटियों के बीच में बहती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा, ताप्ती, कावेरी, गोदावरी? तो राइट आंसर है इसका ताप्ती। कौन सी नदी हो जाएगी? ताप्ती नदी के, या ताप्ती नदी जो होती है 2 पर्वतों के बीचों बीच से बहती है। ठीक है, अगर इसमें
नर्मदा नदी होता तो नर्मदा नदी भी इसका राइट आंसर हो जाता, पर इसके अलावा कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटियों में बहती है। देखिए जरा, बहुत सारी इनमें से कौन सी एक, अगर मैं क्वेश्चन कर दूं, इनमें से कौन सी एक नदी है जो आपकी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, तो कौन सी हो जाएगी? तो ताप्ती नदी हो जाएगी। दरअसल पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियां कभी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। डेल्टा का मतलब कीचड़ नहीं छोड़ती हैं अपने मुहाने पर। और उनमें से क्यों? क्योंकि ज्यादातर आपका पश्चिमी एरिया पठारी एरिया है, और पठारी एरिया होने के कारण जितना भी प्रेशर से पानी आता है सारा सारा समुद्र में डाल दिया जाता है। इसलिए ये ज्वार नद का प्रयोग करती है, ज्वार नद बनाती है, यानी एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा बनाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, मेघालय का पठार कहाँ स्थित? मेघालय का पठार भाग है, मतलब कौन से पठार का भाग होता है? हिमालय श्रेणी का पठार, प्रायद्वीपीय खंड का पठार, पूर्वी घाट पर्वतों का पठार, या सतपुड़ा श्रेणी का पठार? तो बताओ जरा, तो कौन से पर्वत का एक हिस्सा हो जाएगा मेघालय का पठार? कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय श्रेणी का पठार। मूर्खो, हिमालय श्रेणी का पठार है, इसलिए इसमें पूर्वी घाट जानबूझकर डाला गया है ऑप्शन है, क्योंकि पूरब में पड़ता है, आप लोग लगा दो कि पूर्वी घाटी का पठार। पूर्वी घाटी नहीं है, कौन सा घाटी है वो? कौन सा है? तो हिमालय का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? मतलब कि इनमें से कौन सा बंदरगाह एक ऐसा है जो प्राकृतिक नहीं है? क्या नहीं है? प्राकृतिक नहीं है, बल्कि उसे मानव द्वारा बनाया गया था। मुंबई, मूर्ख लड़की, मुंबई तो आपका प्राकृतिक पत्तन है ही। ये क्या है? आपका प्राकृतिक पत्तन बनाया गया था, ये प्राकृतिक पत्तन ही है। इनमें से एक पत्तन ऐसा होना चाहिए जो प्राकृतिक नहीं है, यानी पोताश्रय प्राकृतिक नहीं है। तो इसका आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा? चेन्नई, मुंबई, पारादीप, कोचीन? सी क्यों होगा? डी? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। पारादीप बंदरगाह आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह है जो मानव द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चैल हिल्स स्टेशन कहां पर स्थित है? चैल हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? इसका आंसर बताइए। चैल हिल स्टेशन कहां पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तुक्का लगा रहे हो, तुक्का दौड़ी लगा रहे। अगला क्वेश्चन, झीलों के अध्ययन को कहा जाता है? अब झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? निम्नलिखित में से बताओ। लिम्नोलॉजी, पोटोमोलॉजी, टोपोलॉजी और हाइड्रोलॉजी। तो क्या कहा जाएगा इसको? झीलों के अध्ययन को कहा जाता है लिम्नोलॉजी। क्या कहा जाएगा? लिम्नोलॉजी, झीलों का अध्ययन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में या सूची में शामिल किया गया है? तो इनमें से कौन सा एक जगह है जो विश्व धरोहर में शामिल है? चिल्का झील, डल झील, नागिन झील, सुंदरबन नेशनल पार्क? तो कौन है इसमें से जो विश्व धरोहर में शामिल है? चिल्का झील है क्या? डल झील है क्या? नागिन झील है क्या? या सुंदरबन नेशनल पार्क है? अच्छा, सुंदरबन नेशनल पार्क तो कल ही पढ़ के आए है? कल या परसों पढ़ा था, तो क्या उसमें बताया नहीं मैंने कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान आपका यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है? नहीं बताया, ठीक से पढ़ा नहीं तुम लोग, मूर्खो। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। यह विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि यह आपका दलदली एरिया, सुंदरबन डेल्टा यहीं पाया जाता है, और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसीलिए इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसके या जिसमें 4 जिले हैं, किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा के साथ नहीं लगती है? लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन। ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 4 अलग अलग जगह स्थित है, वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है?
तो चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडिचेरी। क्या है इसका राइट आंसर? यनम, कराईकल, पुडुचेरी और माहे, ये 4 जिले हैं जो अलग अलग हैं, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक फैले हुए हैं। तो ये 4 जिले इसके अलग अलग क्षेत्रों में और एक दूसरे के साथ सीमा कभी साझा नहीं करते हैं, पर एक ही भाग है। इसलिए इसको कॉन्सेप्ट में लाया गया कि भाई ऐसा कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश है जो एक दूसरे के साथ अपने जिलों की सीमा भी साझा नहीं करता, पर 4 जिले इसके हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? पांडिचेरी हो जाएगा। माहे, यनम, कराईकल, पुडुचेरी, ये 4 जिले होते हैं इसके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन, नागतीवा और महाभारत पर्वत मालाएं किस में शामिल हैं? मतलब नागतीवा पर्वत और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल हैं? तो पार हिमालय में, उच्च हिमालय में, निम्न हिमालय में या अधो हिमालय में? तो कहां पर हमें देखने को मिलेंगे महाभारत वाला जो आपका एरिया है या महाभारत पर्वतमाला वाला जो हिस्सा रहेगा, ये कहां देखने को मिल जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो निम्न हिमालय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बात नहीं करें प्लीज आप लोग। जोजिला दर्रा जोड़ता है, जोजिला जो दर्रा है वह किन 2 स्थानों को जोड़ने का काम करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है। कौन सा आपका? जोजिला दर्रा, श्रीनगर को लेह से। अगला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुल्लू घाटी किन 2 पर्वतमालाओं के बीच में स्थित मिलेगी हमको? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा लद्दाख और पीर पंजाल, रणज्योति और नागटिब्बा, लीसर हिमालय और शिवालिक, और धौलाधर और पीर पंजाल। बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में। लो, अब दिख रहा है क्या? ठीक है, तो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में आपको देखने को मिलेगी कुल्लू घाटी। अच्छा, कुल्लू घाटी कौन से राज्य में स्थित है ये बताओ? तो राज्य की यदि बात की जाए तो राज्य कौन सा मिलेगा आपको? कुल्लू मनाली, मूर्खो, हिमाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहां पर देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। राजधानी क्या हो जाएगी इसकी? शिमला। घूमने के लिए पर्यटक स्थल बहुत ही सुंदर माना जाता है। गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए जिनके पास काफी ज्यादा पैसा होता है, मोटी रकम होती है, वो ज्यादातर लोग बाग यहीं जाते हैं बर्फ के गोले बनाने के लिए, इस तरीके से मारने के लिए यहीं जाया करते हैं लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख दर्रा है, तो इनमें से कौन सा एक दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? कौन सा? आदित्य बताओ। प्रमुख एक दर्रा इनमें से कौन सा हो जाएगा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है? सिपकिला, नाथुला, जयलेपला, जोजिला। बताओ बताओ, इसका राइट आंसर बताओ। चलिए बताओ, देख लिया? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? सिपकिला। शिवकिला दर्रा जो रहेगा यह वो दर्रा है जहां से हिमालय पर हिमाचल प्रदेश से आप सीधे के सीधे कैलाश पर्वत पर जा सकते हैं, वो शिवकिला दर्रा है। इस दर्रे के रास्ते अपन कैलाश पर्वत पर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख दर्रा हो जाता है शिवकिला। अगला देखिए, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? छोटा नागपुर का पठार कौन बोला मूर्ख? वो खनिज के लिए जाना जाता है, खनिज संपदा भरपूर मात्रा में पाई जाती है, तो वो है छोटा नागपुर का पठार। परंतु मैंने आपसे पूछा हुआ है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो दक्षिणी पठार, छोटा नागपुर का पठार, बघेल खंड का पठार या लद्दाख का पठार? तो स्वाभाविक है कौन सा पठार होगा सबसे ऊंचा? लद्दाख का पठार। लद्दाख उत्तर में ऊंचाई पर स्थित है। कहां मिलेगा आपका? उत्तर वाले जम्मू कश्मीर के पास वाला इलाका, तो वो ऊंचाई वाला पर्वत वाला इलाका है, तो वहां का जो मैदान रहेगा, पठार रहेगा, वो सबसे ऊंचा पठार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बलतोड़ा हिमनद स्थित है, बलतोड़ा हिमनद कौन सी जगह पर स्थित है? तो आपका काराकोरम पर्वतमाला में, पामीर के पठार में,
शिवालिक पर्वत में या अल्पस पर्वत में, अल्पास पर्वत है, ठीक है, तो कहां देखने को अपने को मिल जाएगा, तो कहां मिलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम दर्रा। कौन सा हो जाएगा, या काराम कोरा पर्वतमाला। काराकोरम पढ़ते कहां है तो जरा समझ लीजिए, ये भारत का मैप हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका लद्दाख हो गया। ये वाला जो इलाका होता है ये आपका काराकोरम पर्वतमाला यहां पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, आ जाओ, तो हो गया इसका आंसर, काराकोरम दर्रा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी बनाती है। अभी अभी मैंने आपसे क्वेश्चन बताया हुआ था, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि एस्चुरी कौन सी नदियां बनाएंगी और डेल्टा कौन सी नदियां बनाएंगी, यही क्वेश्चन बताया था। तो इसमें से बताओ मेरे को एस्चुरी और जो डेल्टा रहेगा कौन सी नदियां बनाएंगी। तो इनमें से पूछा गया क्वेश्चन कि ज्वार नदी या एस्चुरी का निर्माण निम्न में से कौन सी नदी करती है, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। कौन सा हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। अब देखो जरा, नर्मदा पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, किस तरफ होती है, पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती हैं। और पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, और आती उधर ऊपर से यदि हम बात करें तो आपकी गुजरात से साबरमती नदी और माही नदी, ये नदियां जो रहती हैं आपकी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, और एक कभी भी डेल्टा नहीं बनाएंगी, क्या बनाएंगी, एस्चुरी का निर्माण करेंगे, ठीक है, यानी कि ज्वार नदी का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन, झूम कृषि अभी भी कहां पर प्रचलित है। झूमिंग कृषि का दूसरा नाम होता है आदिम कालीन निर्वाह कृषि, इसे कहा जाता है आदिम कालीन निर्वाह कृषि के रूप में भी इसे जाना जाता है। यानी कि जो आदिम काल से चली आ रही है, आदि मानव अपने समय पर ऐसी खेती किया करता था, तो ऐसी खेती को ही आज हम बोलते हैं झूम कृषि। झूम का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह, ऐसी कृषियां करते रहते हैं, उन्हें हम झूमिंग कृषि कहते हैं। तो आज वर्तमान में भारत में कहां पर ऐसी कृषि प्रचलित है, तो मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, निम्नलिखित में से कौन सा, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में आपको एक खेती देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादातर जनजातीय लोग निवास करते हैं और वो आज भी खेती। अच्छा बड़ा जरा समझे, झूम कृषि कहा किसे जाता है, जरा सुन ले मेरी बात को, शोर ना करें आप सब लोग। देखिए जरा सुनिए जरा, झूमिंग कृषि कहा किसे जाता है। देखिए ऐसी खेती, ऐसी कृषि जिसे आदि मानव के समय से प्रारंभ किया गया था और आज जनजातीय लोग इसे करते हैं। जनजातियां किसी भी एक वन के स्थान को या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर पेड़ पौधे होते हैं उसको पहले काट देते हैं और उन्हीं पेड़ पौधों को वहां पर जला देते हैं। जलाने के बाद जो उनकी राख होती है उसी को क्या करते हैं, अपने पैतृक जो उनके हथियार हैं जिनमें आपका फावड़ा और कुदाल होती है, उनको क्या करेंगे, वहां से खोद खोद कर हम करेंगे कि भाई उसी से वह खेत जैसा आकृति बना लेते हैं और उनमें फिर बीज बो देते हैं। या लगभग 3 से 4 साल तक वहां पर खेती करते हैं, फिर उसके बाद ऐसी ही प्रक्रिया दूसरी जगह अपना लेते हैं, उस जगह को छोड़ देते हैं।
और उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं, फिर से वहां पर पेड़ों को काटेंगे, पेड़ पौधे काटेंगे, वहां पर खेत निकालेंगे, राख जलाएंगे, मतलब कि पेड़ पौधे जला देंगे, राख पर फिर से खेती करेंगे। तो ऐसी कृषि को या ऐसी खेती को हम आज बोलते हैं झूमिंग कृषि, या हम इसे इसका दूसरा नाम देते हैं स्थानांतरण कृषि, या एक नाम और आदिम कालीन निर्वाह कृषि। ये तीन नाम इसके में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो खेती की अपन इसमें बात कर रहे थे। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों से उत्खनन किया जाता है या खनन किया जाता है? मतलब कि उड़ीसा से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज निकाला जाता है भरपूर मात्रा में? तो इसका उत्तर बताना। डोलोमाइट, बॉक्साइट, यूराइट या हेमेटाइट? तो किसका सबसे ज्यादा उत्खनन होता है उड़ीसा में? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। बादाम की जो बादाम पहाड़ियां होती हैं, यहां से बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, बॉक्साइट। और एक चीज और, भारत का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा राज्य से सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब भारत में जो ऊर्जा आती है, या फिर हम बात करें ऊर्जा सबसे ज्यादा खपत होती है, प्रयोग की जाती है, वो कौन सी ऊर्जा की जाती है? तो आणविक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल विद्युत ऊर्जा। कौन सी हो जाएगी? हम ज्यादातर जो विद्युत का प्रयोग करते हैं वो जल विद्युत। हमारे इधर से निकलने वाली जो नदियां हैं, नदियों को हम बांध बनाकर रोकते हैं और प्रेशर से टरबाइन पर उसका जल प्रवाहित करते हैं, और टरबाइन से ही हम क्या करते हैं, डायनेमो से हम बिजली बनाते हैं, और उसी की खपत पूरे भारत में होती है। तो हम बात कर सकते हैं कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जल विद्युत है। नदियों के द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला टरबाइन से, डायनेमो से बनाई जाने वाली जो बिजली है, जिसे हम जल विद्युत करते हैं, भारत में सर्वाधिक मात्रा में प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन हुआ करता था? अब जरा समझो, पत्तन मतलब बंदरगाह। तो जब हमें भारतीयों को स्वतंत्रता मिली, या हम बात करें कि भारत जैसे ही आजाद हुआ, तो सबसे पहला जो बंदरगाह की हमें जरूरत लगी, तो इनमें से वो कौन सा बंदरगाह था जिसे हमने निर्मित किया था? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कांडला बंदरगाह। कौन सा है? कांडला बंदरगाह, गुजरात। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों लगी जरा समझे। क्या था कि भारत में कांडला बंदरगाह से पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, और पाकिस्तान में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम होता है, दक्षिण में पड़ता है, सबसे नीचे वाला बंदरगाह हो जाता है, इधर पड़ता है आपका, इधर, जिसका नाम हुआ करता था कराची बंदरगाह। कौन सा हुआ करता था? कराची बंदरगाह या ग्वादर बंदरगाह, दो बंदरगाह हैं वहां पर कराची बंदरगाह भारत का सबसे ज्यादा ट्रेड करने वाला बंदरगाह था पहले, जब भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान। तो जब पाकिस्तान के अंदर कराची बंदरगाह चला गया, तो उस एरिया में हमारे पास कोई बंदरगाह नहीं बचा। तो इसीलिए सबसे पहला बंदरगाह यदि कोई बनाया गया था, तो वो बनाया गया था कौन सा बंदरगाह? तो कांडला बंदरगाह, जो गुजरात में विकसित किया गया था, ताकि हम इधर से ट्रेड कर सके अन्य देशों के साथ। ये तो हो गया आपका पश्चिम वाला इलाका। इसी प्रकार पूर्वी इलाके में भी एक बंदरगाह बनाया गया था। पूर्वी इलाका जो हुआ करता था, उसमें भी एक बंदरगाह का निर्माण कराया गया था, जिसे बोला गया था डायमंड हार्बर बंदरगाह। क्या बोला गया था? डायमंड हार्बर बंदरगाह। ये किसके कारण? तो जो बांग्लादेश में एक नया बंदरगाह चला गया था, इस वाले इलाके में, बांग्लादेश वाले इलाके में एक बंदरगाह हुआ करता था, वो बंदरगाह चला गया था, तो उसके उपलक्ष्य में हमने एक वाला बंदरगाह विकसित कर लिया था। अगला देखो क्वेश्चन, भारत में स्थापित किया गया पहला परमाणु संयंत्र कौन सा हुआ करता था? तो भारत में सबसे पहला परमाणु शक्ति गृह यदि कोई स्थापित किया गया था, तो वो हुआ करता था तारापुर, तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, कहां पड़ता है, कौन से राज्य में? तो महाराष्ट्र में। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र के मुंबई। महाराष्ट्र, ठीक है, मुंबई। ये आपको मुंबई में देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी से प्राप्त जो हमें ऊर्जा रहती है, ऊष्मा रहती है, उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय, भू मतलब पृथ्वी, ठीक है,
भू से ताप जो आ रहा है वो ऊर्जा जो है ना, उसी को हम बोलेंगे भूतापीय ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से एकमात्र ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 2 रेल जोन का मुख्यालय है? आप लोगों को रेल जोन में बता के आया हुआ, तो कौन सा रहेगा बताओ जरा, लगाओ अपना अपना उत्तर लगाइए। चलिए बताओ जरा रामलाल, कौन सा? हुगली, हुबली, अच्छा अच्छा, मूर्ख कहीं का। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में 2 रेल जोन है, एक तो है आपका मध्य रेल जोन का मुख्यालय और एक है आपका पश्चिम रेल जोन का मुख्यालय। 2 मुख्यालय कहां पर मिलेंगे आपको? मुंबई में। मूर्खों, बताया हुआ था पश्चिम रेल जोन का मुख्यालय कहां पर पड़ेगा और जो मध्य रेल जोन का मुख्यालय है वो कहां पर पड़ेगा? चर्च गेट इंडिया, चर्च गेट मुंबई पश्चिम रेल जोन मुख्यालय। सीपीसी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, वो कहां पड़ता है? आपका मध्य रेल जोन का मुख्यालय पड़ता है। ये 2 रेल जोन का मुख्यालय मुंबई में है। हुबली में एक ही है, मूर्ख कहेंगे। पश्चिम मध्य रेल, वो पश्चिम दक्षिण पश्चिम रेल जोन का मुख्यालय। नई दिल्ली में आपका उत्तर रेल जोन का मुख्यालय है। आपका पूरब मध्य रेल जोन मुख्यालय कहां पड़ेगा? आपका जबलपुर में पड़ जाएगा। तो ये देख लो जरा, बता देता हूं, मूर्ख कहेंगे। ये जो आपका हुबली रहेगा ये आपका पड़ जाएगा दक्षिण पश्चिम रेल जोन, ये पड़ेगा। ये आपका नई दिल्ली पड़ेगा उत्तर रेल जोन, उत्तर रेल जोन है। ये आपका जबलपुर पड़ेगा दक्षिण, सॉरी माफ करना, पश्चिम, पश्चिम मध्य रेल जोन। और ये पड़ता है